बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब तक जब भी हम वेव्स की बात करते हैं तो हमने एक वक्त में एक मीडियम में एक वेव को डिस्क्राइब किया है, लेकिन अगर एक ही मीडियम में एक से ज्यादा वेव्स आ जाए तो वो एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करेंगी, ये बात हमने आज के आर्टिकल में सीखनी है। इसके लिए फर्ज कर लें कि हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है जिसको दोनों साइड से ऑब्जर्वर ए और बी ने पकड़ा हुआ है। इनिशियली स्प्रिंग अपनी रेस्ट पोजीशन में है। अगर ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी इसमें एक पल्स जनरेट करते हैं तो ऑब्जर्वर ए की वजह से प्रोड्यूस होने वाली पल्स को हम नाम दे देते हैं पल्स ए और इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा y1। ऑब्जर्वर बी जो पल्स जनरेट कर रहा है उसको हम नाम देते हैं पल्स बी का और इसका एम्पलीट्यूड उसको हम नाम दे देते हैं y2 का। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों पल्सेस की नेचर की बात करते हैं तो दोनों मीडियम के पार्टिकल्स को मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस की हुई हैं और ये दोनों पल्सेस एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अब जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो ये अपने रास्ते में आने वाले मीडियम के पार्टिकल्स को, जो कि यहां पे स्प्रिंग की फॉर्म में हमने कंसीडर किया हुआ है, उसको मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ उठा के लेके जाएंगे। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट पे अगर दोनों पल्सेस एक दूसरे से मिक्सअप होती हैं और मिक्स होने के बाद जब ये दोनों सेपरेट होती हैं तो वंस अगेन इन्होंने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी हुई है। यानी कि इंटरेक्शन से पहले पल्स ए और इंटरेक्शन से पहले पल्स बी जिस तरह से थी, इंटरेक्शन के बाद भी इन्होंने अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन और डिस्टरबेंस को सेम रखा हुआ है। यानी कि यहां पे हम ये कह सकते हैं कि पल्स ए की नेचर और पल्स बी की नेचर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम उस पॉइंट की बात करते हैं जहां पे दोनों पल्सेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम पल्स ए को कंसीडर करते हैं। स्प्रिंग के मिड में ये पॉइंट जहां पे पल्स ए पहले मीडियम के पार्टिकल को मीन पोजीशन से अबव डिस्प्लेस करती है। अब इसी सिचुएशन में जब पल्स बी की डिस्टरबेंस यहां पे पहुंचेगी तो पल्स बी की नेचर भी क्या है? मीडियम के पार्टिकल को गिवन पोजीशन या मीन पोजीशन से अपवर्ड डिस्प्लेस करना। तो अब चूंकि पल्स ए की वजह से मीडियम के पार्टिकल पहले ही अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर हैं, यहां से पल्स बी ने अपना इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हुए न्यू लेवल से पार्टिकल्स को और ऊपर की तरफ ले जाना है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन के वक्त दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड्स के सम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जब भी एक से ज्यादा वेव्स किसी मीडियम में के पार्टिकल पे इंटरेक्ट करती हैं तो मीडियम का पार्टिकल दोनों वेव्स के रिजल्टेंट इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसी तरीके से एक और प्रोसीजर देखिए। अब यहां पे ऑब्जर्वर ए और बी उसी तरह से स्लिंकी स्प्रिंग को ऑपोजिट साइड से पकड़े हुए हैं। अब ऑब्जर्वर ए वेव अपवर्ड डायरेक्शन में जबकि ऑब्जर्वर बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेव जनरेट करते हैं। अब दोनों वेव की नेचर क्या बन जाएगी कि वेव ए मीडियम के पार्टिकल्स को मीन पोजीशन से अपवर्ड डिस्प्लेस करती है, जबकि वेव बी मीडियम के पार्टिकल को मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डिस्प्लेस करती है। हम वंस अगेन सिर्फ उस पॉइंट की बात करेंगे जहां पे दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब स्टूडेंट्स, पल्स ए या वेव ए का क्या काम है कि उसने पार्टिकल्स को मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करना है, जबकि उसी वक्त में वेव बी का इफेक्ट क्या है कि उसने मीडियम के पार्टिकल को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करना है। अगर हम यहां पे सपोज कर लें कि दोनों पल्सेस या वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो इसकी वजह से जब ये दोनों वेव्स इंटरेक्ट करती हैं तो इंटरेक्शन के वक्त पार्टिकल ऑफ द मीडियम के ऊपर जितना अपवर्ड डिस्टरबेंस का इफेक्ट होगा उतना ही डाउनवर्ड इफेक्ट होगा। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑन द टाइम ऑफ इंटरेक्शन हमें यहां पे कोई भी वेव नजर नहीं आती।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस टाइम पे इंटरेक्शन के वक्त में वेव खत्म हो जाती है। जैसे ही आप देखते हैं कि इंटरेक्शन के बाद ये दोनों वेव्स दोबारा से एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, तो वेव ए एज इट इज मीडियम के पार्टिकल को मीन पोजीशन से अपवर्ड डिस्प्लेस करती जाएगी, जबकि वेव बी मीडियम के पार्टिकल को मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डिस्प्लेस करती जाएगी। तो इस एग्जांपल से भी स्टूडेंट्स हमें यह बात पता चल जाती है कि जब भी मीडियम के पार्टिकल के ऊपर एक से ज्यादा वेव्स एक ही वक्त में एक्ट करती हैं, तो मीडियम के पार्टिकल किसी इंडिविजुअल वेव के इफेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते, उस पार्टिकल पे एक्ट करने वाली तमाम वेव्स के रिजल्टेंट इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिखने लगे, तो आइए देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी, if a particle of medium is simultaneously acted upon by a number of waves, then the resultant displacement of particle is the algebraic sum of individual displacement. This is called superposition principle. और मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं, फर्ज कर ले स्टूडेंट्स के हमारे पास n नंबर ऑफ वेव्स हैं और हर एक वेव का एम्पलीट्यूड y1, y2, y3 एंड सो ऑन सो yn है। इनका मीडियम के एक पार्टिकल के ऊपर कंबाइन इफेक्ट अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, तो वो इक्वेशन की फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इन सब का एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। किस तरह से? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन सो प्लस yn। ठीक है, तो तमाम वेव्स जब एक पॉइंट के ऊपर पहुंचती हैं तो उनका पहले रिजल्टेंट बनाया जाता है, विच इन दिस केस इज कैपिटल Y, और फिर पार्टिकल इसके मुताबिक अपनी डिस्टरबेंस जो है उसको शो करता है। ठीक है, अब स्टूडेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कुछ केसेस बनते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करने लगे हैं, तो आइए देखते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में वो कहता है कि when two waves of same frequency traveling in the same direction superimpose each other या सुपरपोज ईच अदर, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? देन इंटरफेरेंस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जब किसी मीडियम में दो वेव्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो,
तो इससे प्रोड्यूस होने वाला जो इफेक्ट होगा या जो फिनोमेनन होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरफेरेंस का नाम देते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भी है। इसी तरीके से अब हम डिस्क्राइब करेंगे केस नंबर 2, जिसमें वो कहता है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ slightly different frequency traveling in the same direction superpose each other, then beats are produced। तो इसमें क्या बचेगा? फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो जो फिनोमेनन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? बीट्स का नाम देते हैं। ठीक है, यह भी एक कंप्लीट आर्टिकल है। इसके बाद हम केस नंबर 3 को डिस्क्राइब करेंगे। केस नंबर 3 में कहता है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग in opposite direction superpose each other, then stationary waves or standing waves are produced। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तीसरा इफेक्ट है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम होनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में जब दो वेव्स एक दूसरे से मिक्सअप होती हैं तो रिजल्टिंग प्रोड्यूस होने वाले फिनोमेनन को हम क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं, या उसका दूसरा नाम होता है स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, तो ये इसके 3 केसेस जो है, ये 3 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 8 में ही ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहां तक ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।